एनाटॉमी जीआईटी से। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फिजियोलॉजी है बेसिकली, और जीआईटी का फिजियोलॉजी होगा, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ये है, फिजियोलॉजी का बेसिकली फंक्शनल एस्पेक्ट होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। तो एक सिंपल सा हमें पता है कि भाई कुछ भी हो, जो जीआईटी का जो काम है वो काम क्या होता है, फंक्शन बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, तो डाइजेशन कराना है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, डाइजेशन कराना। अब सिंपल एक लाइन में तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द मीन बाय डाइजेशन, डाइजेशन का क्या मतलब होता है ना। तो एक सिंपल वन वर्ड में अगर बोले तो एक सीधा सा हम बोलते हैं कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, किसको, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, सिंपलेस्ट या स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना बाय द अफेक्टिंग ऑन द एजेंट्स। कुछ भी एजेंट, जैसे एजेंट यहाँ पर क्या होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, है ना। तो अब सिंपल सोचो, हम लोग को बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, इनमें सिंपल एकदम बेस लेवल पे आ जाओ। एक सेल को क्या चाहिए, बॉडी छोड़ दो, एक सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन क्या हम लोग बैठ के ग्लूकोज खाते हैं, हम लोग उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं ना। बॉडी में जो इतने एंजाइम्स है बेसिकली, है ना, ये हार्मोन्स है बहुत सारे, वो किस चीज़ के बने हुए, प्रोटीन के बने हुए, या फिर कुछ हार्मोन है जो फैट के बने हुए। अब तुम ये सोचो कि बिना हार्मोन और बिना प्रोटीन एंजाइम्स के बॉडी को के बारे में तुम सोच इमेज करके देखो, तो हमारे बॉडी का फंक्शन नहीं चलेगा। ये एंजाइम्स, हार्मोन बॉडी के फंक्शन को एक्सेलरेट करके रखता है, बस समझ में आ रही। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम सिर्फ ग्लूकोज से सिर्फ एनर्जी मिल जाती है तो प्रोटीन क्यों खाए, तो मतलब नहीं। तो प्रोटीन से एनर्जी मिल रही है, सॉरी ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है, तो सेम एज प्रोटीन जो हमारा है वो बहुत सारे फंक्शन को एक्सेलरेट करता है, जैसे वर्क एज ए कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, हमारे बॉडी के रिएक्शन को या तो कहीं एक्सेलरेट कर रहा है या कहीं तो इनिबिट कर रहा होता है। सेम ऐसे हमारे फैट की बात कर ले, बॉडी में तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जो स्टेरॉइड्स हार्मोन देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह फैट्स है जो बॉडी को प्रोडक्शन दे रहा है। बहुत सारे टाइम पे ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर फैट न्यूट्रिशंस का भी वर्क करता है ना। जब आपको लंबे फास्टिंग पे आप होते हो तो वहां पर क्या होता है, आपका फैट ब्रेक होता है ना। फैट ब्रेक होकर के फैटी एसिड बनता है, कीटोन बॉडीज बनता है, और वो फैटी एसिड फिर ब्रेक होकर के फाइनली हम लोग का ग्लूकोज बनता है, फिर आपके बॉडी को मिलता है। लेकिन कहने का मतलब ये, उसी तरह फैट है बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है, स्किन के नीचे आपको बचा के रख। तो हर एक चीज़ का अपना रोल है, लेकिन इन सारे चीज़ों का जो इंटेक है वो आउटसोर्स है बेसिकली, है ना। आगे चल के पढ़ते थोड़ा बहुत कुछ बॉडी सिंथेसाइज करते, बट मेजरली अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग एवरीथिंग फैट और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और क्या कहते हैं कि प्रोटीन है, हम सबका सब कहाँ से लेते हैं, तो एक डाइट सोर्स है, जो डाइट आउटर सोर्स है जिससे हम लोग लेते हैं। और ये सब कुछ को जो हम लेते हैं वो ऐसा एक भी ऐसा चीज़ है जो लेते हैं और उसी फॉर्म में जाकर के बॉडी में काम करता है, नहीं। हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, बॉडी माउथ से लेकर के ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस तक उसको अब डाइजेशन, दैट्स अ कंप्लीट ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे तो पहला काम होगा डाइजेशन के अंदर में, अगर हम लोग बात करें तो डाइजेशन के अंदर में क्या, वो जो ब्रेकिंग ओवर बेसिक चीज़ों को कॉम्प्लेक्स को सिंपल में मॉलिक्यूल, और सिर्फ कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही दिस इज नॉट अ कंप्लीट ऑफ अ डाइजेशन। अब वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, इसका आपके एब्जॉर्प्शन होना, है ना, इसका एब्जॉर्प्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जीआईटी डाइजेशन का काम, एंजाइम है तो एंजाइम क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, डाइजेशन हो गया, लेकिन आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वैसे डाइजेशन से कुछ बेनिफिट है, बॉडी को जो डिमांड्स था वो पूरा हुआ नहीं हुआ। तो डाइजेशन दैट मींस इज अ कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल एंड देयर अब्जॉर्प्शंस इन अ सर्कुलेशन। जो आपका सर्कुलेशन, जनरली याद रखना है कि जो भी जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, फैट्स डाइजेस्ट होकर के, क्या कहते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के, और जो भी डाइजेस्ट होता है फाइनली वो हमारे बॉडी में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर को जाता है। सिंपल याद रखें, एज ए रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के अंदर में जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें कि एक एक करके हम लोग पहले चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर जो पढ़ने का जो ऑब्जेक्ट्स होगा हमारा, तो मेनली तो डाइजेशन हम लोग पढ़ते तो बोलते थे डाइजेशन इज ए स्टार्ट, इज अ बिगिंस फ्रॉम द ओरल इवन द लिप्स, लेकिन बहुत मेजर नहीं है, छोटे मोटे डाइजेशन है इसके अंदर में, जो छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी हमने बात किया। जो मेजर डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है।
तो हम पहले ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ है जो डाइजेस्ट करता है। तो हम लोग फाइनली लास्ट में एक सीधा एक कंक्लूजन निकाल के पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं। अभी पहले हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिक्रेशन, जैसे स्टमक में क्या सिक्रेट्स हो रहा है, कि उसके क्या काम है, कहाँ से आ रहे, कैसे सिक्रेट्स हो रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे चल के कि इंटेस्टाइन में, पूरे इंटेस्टाइन में क्या सिक्रेशन है, पेनक्रियास का क्या रोल है। फिर उसके बाद तुमसे हम पूछेंगे मतलब पढ़ाएंगे कि सारा चीज पढ़ाने के बाद फाइनली तुमसे हम ये पूछेंगे, बढ़ाएंगे एक इकट्ठे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो सिंपल हो जाएगा। माउथ में कैसे हो रहा है, स्टमक में कितना हो रहा है, इंटेस्टाइन में कितना हो रहा है, सारा चीज़ है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग चीज़ को देख रहे हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब जो स्टमक आपका है उस इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है। तो पहला गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या है, फिर सिक्रेशन के जो कॉम्पोजिशन से गैस्ट्रिक जूस है उसके कॉम्पोजिशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एसियल सिक्रेशन, एसियल का बहुत नाम सुनते हैं हम लोग आ रहे हैं, और रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि आखिर कैसे स्टार्ट हो जाता है सिक्रेशन, है ना। क्या होता है कि भाई आपका जो जीआईटी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो एंजाइम को रिलीज कर, कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना। तो वो बेसिकली रेगुलेशन की बात करें, फेज ऑफ द कितने फेज में होता है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सिफेलिक फेज होता है, गैस्ट्रिक फेज होता है, तो अलग अलग फेजेस हम लोग देखेंगे। तो ये तीन जो ऑब्जेक्ट्स है पूरा इसका इसी के अंदर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब पहला चीज आता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ऑब्जेक्ट नंबर 1 कह रहा है कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन में यानी जो सिक्रेशन है वो किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। किससे होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है ना। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें कई तरह का है। जैसे पहला हम लोग देखते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। क्या देखते हैं, लाइक ऑक्जेंटिक सेल की बात भी करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज द ऑक्जेंटिक ग्लैंड। ये एक तरह का क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। एक तरह का क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। और ये जो सिक्रेट्स करता है वो क्या क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना। तो दीज आर सेक्रेट द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका हम लोग देते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। उसका पेप्सिनोजन इज अ एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन स्टमक, है ना। तो ये क्या है, पेप्सिनोजन हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, या फिर पूरा का नाम अगर पढ़ो तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। ये रिलीज होता है। उसके बाद कुछ म्यूकस। तो बेसिकली ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, एसिड को सिक्रेट करना, पेप्सिनोजन को सिक्रेट करना, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल को, सबका मैं काम बताऊंगा क्या क्या है ना। और म्यूकोसा जैसे मैं बताऊंगा एसिड का काम भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कि एक चीज हमेशा याद रखो, हर आदमी को काम करने के लिए उसके एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। सपोज अभी जैसे बात, अभी तुम यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पे किस काम करो, पढ़ने का काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ अगर टेम्परेचर अगर 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो क्या एक फेवरेबल कंडीशन होगा पढ़ने के लिए, एकदम नहीं होगा। ऊपर से छत को हटा दे, पगला जाओगे। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीटली फेवरेबल कंडीशन फॉर लर्निंग, है ना। तो सेम एज हमारे बॉडी में जो एंजाइम काम करता है उसके लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर की बात भी करते हैं, टेम्परेचर बहुत इफेक्ट रोल करता है। तो अब किसी को अल्कलाइन मीडियम चाहिए, किसी को एसिडिक मीडियम चाहिए। तो स्टमक में जितने एंजाइम है जैसे पेप्सिनोजन को हाईली एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए। तो नीचे ने वहां पे क्या किया, एचसीएल के सिक्रेशन को बढ़ाया, जैसे वो एक बेनिफिट होगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे एचसीएल का काम हो जाता है क्या भाई, तो ओरल से जैसे कुछ भी गया, बैक्टीरिया वगैरह इतना हाई एसिडिक इन्वायरमेंट है कि वो उसको किल करेगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन से फ्रॉम द वायरस एंड फॉरेन बॉडीज एंड बैक्टीरिया इज लाइक दैट जो भी है। तो हर का अपना पेप्सिनोजन प्रोटीन, पेप्सिनोजन क्या एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर। क्या कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे विटामिन B12 खूब खाएंगे, खाने से कुछ नहीं, अगर ये नहीं है तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल आपके आगे में आ गया। म्यूकस जो ऑलरेडी उस सिक्रेशंस को सॉल्यूशन के बनाने के लिए काम करता है। अब सब कुछ है लेकिन आपके पास सब कुछ है, लेकिन मान लो कि आपको चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, लेकिन दूध नहीं है, तो सॉल्यूशन बनेगा चाय का। तो म्यूकस दैट मेक्स द सॉल्यूशंस एंड सम अदर सपोर्टिव्स। और बाकी हम लोग बात करें और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो सिर्फ अब इसके बात करें जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है ये होता कहाँ पे, तो लोकेटेड इन द इनसाइड सरफेस बॉडी। एंड ऐसा क्या जो बॉडी का सरफेस है उसके ऊपर होता है, फंडस के ऊपर आता है। और प्रॉक्सिमली बेसिकली हम लोग इनिशियली हम लोग देखते हैं जो स्टमक का इरेक्शियल पार्ट है वहां पर प्रॉक्सिमल 80% तक में ये ग्लैंड ही प्रॉपरली डोमिनेंट है यहाँ पर। अब बात यह आती है कि जो सिक्रेशंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये जो ग्लैंड्स है दे आर फॉर्मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट। ये ग्लैंड का पिक्चर्स है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का पिक्चर्स है, सॉरी ऑक्जेंटिक ग्लैंड का इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब इसमें क्या क्या, तो एक सरफेस एपिथेलियम है जो ऊपर में सबसे सेल पे होगा, म्यूकस नेक्स्ट सेल हो जाए जो म्यूकस सिक्रेट करेगा। इसमें एक सेल है जिसका नाम भी है ऑक्जेंटिक सेल, इसको और लोग हम पैराइटल सेल के ना, ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी है और ऑक्जेंटिक सेल, ग्लैंड मतलब पूरा होल ऑफ दिस, और सेल एक इंडिविजुअल सेल। उसके अलावा एक पेप्टिक या चीफ सेल के नाम से जो पेप्सिनोजन रिलीज करेगा। तो ये बेसिकली, हाँ जाइमोजेंस भी बोलते, तो ये जो बेसिकली हो जाएगा ये आपका क्या बन गया, एक कंप्लीट ग्लैंड बन गया। आप ये सेल्स अपने सिक्रेशंस को इस लिमन में डालेगा और ये ऊपर गैस्ट्रिक पिट के फॉर्म में खुलेगा और वो जाएगा कहाँ, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर में आकर खुले। यहाँ पे लिखा हुआ म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या रिलीज करेगा, म्यूसिन रिलीज करेगा। पेप्टिक या चीफ सेल या जाइमोजेंस क्या रिलीज करेगा, पेप्सिनोजन रिलीज करेगा। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करेगा, एच सेल करेगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल करेगा। तो कौन से सेल क्या रिलीज कर रही है आपको बहुत अच्छे से याद। दूसरा ग्लैंड क्या, पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड का होगा, नाम ही लग रहा, पाइलोरिक रीजन में इसकी कुछ डोमिनेंस होगी, मेनली सीक्रेट म्यूकस। ज्यादातर पाइलोरिक ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट्स करता है। ऑल्सो गैस्ट्रीन, एक और सब्सटेंस है गैस्ट्रीन, G4 है ना, अभी हम देखेंगे जी सेल होता है जो गैस्ट्रीन, इसका भी रोल है रेगुलेशन स्टेज ऑफ सेल, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिस्टम में गैस्ट्रीन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये भी रिलीज होता है। इसका जो लोकेशन होगा क्या होगा, एंट्रल पोर्शंस ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के कहाँ होगा, एंट्रल पोर्शन पे होगा। और डिस्टल्स में बेसिकली ज्यादातर हम लोग देखते हैं 20% ऑफ वहाँ 80% उसका 20% ये डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। अब कहता है कि जो पाइलोरिक ग्लैंड है उसके अंदर में कौन कौन से सेल होंगे, तो पाइलोरिक ग्लैंड में भी सेम है, अगर हम लोग देखते हो तो वही है। एक क्या, म्यूकस नेक्स्ट सेल जो म्यूसिन रिलीज करेगा, पेप्टिक सेल होगा जो पेप्सिनोजन रिलीज करेगा, और यहाँ पे एडेड सेल होगा जी सेल जिसको गैस्ट्रिन रिलीज करेगा। तो यहाँ से मतलब जो ऑक्जेंटिक सेल था वो पाइलोरिक में नहीं होगा, ऑक्जेंटिक सेल पाइलोरिक में नहीं होगा। यहाँ पर एक एडेड सेल आएगा जी सेल, और यहाँ से और कह सकते हैं जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होगा उसके अंदर में कौन सा सेल नहीं है, ऑक्जेंटिक सेल नहीं है, और एडेड सेल जी सेल आई। तो दो अलग अलग ग्लैंड है और लगभग दोनों का सिक्रेशन मोस्ट एंड इक्वल है। एक चीज पर डिफरेंस है, पाइलोरिक सेल क्या कहते हैं गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, यानी पाइलोरिक ग्लैंड गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, और ऑक्जेंटिक जो वो एसिल रिलीज करेगा। ठीक है, गैस्ट्रिन बेसिकली रेगुलेटरी हार्मोन कह सकते हैं, लोकल हार्मोन से बेसिकली, है ना। किसका, दिस ऑल सेलर स्ट्रक्चर में फंक्शन, ग्लैंड किसी एक से तो नहीं बना हुआ ना, कौन क्या दिख रहा है, ऑक्जेंटिक के सेल, पेप्टिक सेल भी लिखा हुआ है, म्यूकस नेक्स्ट सेल भी लिखा हुआ है, सरफेस एपिथेलियल्स भी लिखा, हो गया ना उससे मतलब नहीं। तो गैस्ट्रिक सेल जो ये जो कह सकते हैं, जो ये जो गैस क्या कहते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, ये नॉट अ फॉर्मेड ओनली सिंगल वन ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, किसी एक सेल से नहीं बना हुआ ना, ये बाकी और भी सेल है जिससे ये मिला। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर को एक सेल क्यों होगा, अकेला का तो अकेला नहीं होगा ना। तो सेम एज अगर इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं पाइलोरिक के अंदर, तो पाइलोरिक 3 सेल से मिला हुआ, तो किसी एक सेल को क्रिएट क्यों जाएगा, दोनों मिलके बनाया हुआ ना ग्लैंड्स को। अगर पाइलोरिक ग्लैंड तीनों मिलकर बनाया तो क्रिएट तीनों को जाएगा ना, दिस ग्लैंड इज फॉर्मेड बाय दिस 3 टाइप ऑफ सेल्स, है ना। तो तीनों इसके तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यूनिट्स। ठीक है, अब ये एनाटॉमिकल रीजन है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा। ये पूरा एक गैस्ट्रिक म्यूकोसा का एक बेसिकली एक शीट है, समझो ना। तो सब लेयर पड़े थे, सिरोसा, आउटर मस्कुलर लेयर, इनर मस्कुलर लेयर, है ना, सब म्यूकोसा, मस्कुलरेस, म्यूकोसा, है ना। और दिस इज जगह जगह पर ओपनिंग है, और ये अंदर से ग्लैंड का ओपनिंग। देखो यहाँ पर अंदर में क्या लगा हुआ, ग्लैंड लगा हुआ है, दिख रहा है अंदर में ग्लैंड लगा हुआ, और यही ग्लैंड अभी तुम्हें दिखा रहा था, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो बाहर था अभी ऐसा ही होता है। और ये पूरा ग्लैंड ऐसे ऐसा ऊपर में क्या ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को गैस्ट्रिक पिट्स के नाम से जानते हैं। पिट्स मतलब गड्ढा, तो अंदर में गैस्ट्रिक, ये अपने सारे सिक्रेशन सब लोग, जैसे अब ऑक्जेंटिक सेल होगा तो एस निकल रहा है ना, पेप्सिनोजन सेल से वो निकल रहा है, तो वो निकल के म्यूकस निकल के सब जा करके कहाँ निकलेगा, सारा सिक्रेशन कहाँ जाएगा, सारा सिक्रेशन निकल करके स्टोमक के अंदर, मतलब कि स्टोमक जो कैविटी है स्टोमक का उसमें आएगा गैस्ट्रिक पिट से। ये भी ग्लैंड है, ये स्लाइस कट में नहीं, ये पूरा कट फॉर्म में दिख रहा है, ये पूरा ग्लैंड पैक फॉर्म में दिख रहा है। उसके साथ साथ आप ये वेन वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लैंड का ओरिएंटेशन इन चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग देख नाउ सरफेस म्यूकस सेल। अब इंटायर सरफेस ऑफ द स्टोमक म्यूकस बिटवीन, बेसिकली सरफेस म्यूकस सेल एक थोड़ा सा अलग है, एक म्यूकस सेल और म्यूकस नेक्स्ट सेल पड़े हैं जो कहा ग्लैंड्स के अंदर में है और एक पर है सरफेस म्यूकस सेल, वो कहाँ होगा, जैसे हमें बताया कि ये मान लो अंदर से स्टोमक का सरफेस है,
तो अंदर से जगह जगह पर क्या पिट बना होगा, तो पिट मतलब वो ग्लैंड आकर के क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी तो जगह है ना, वो पिट के बगल बगल में जगह, तो वहाँ जो सेल होगा वो सरफेस म्यूकस सेल होगा, वो भी म्यूकस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो सरफेस म्यूकस सेल क्या, इंटायर सरफेस ऑफ द स्टमक, पूरा का पूरा जो सरफेस स्टमक का सब में देख रहे हो, म्यूकस बिटवीन द ग्लैंड एज अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ अ म्यूकस, जो बिटवीन ग्लैंड यानी ग्लैंड का जो ओपनिंग उसके बीच में एक ग्लैंड का ओपनिंग फिर तो उसके बीच बीच में पूरे तरह से जो खाली एरिया होगा उस पूरे बिटवीन में क्या मिलेगा, यही सरफेस म्यूकस सेल का एक लेयर प्रॉपर्ली देख रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ म्यूकस सेल कॉल्ड द सरफेस म्यूकस सेल, है ना। वे स्पेशल टाइप ऑफ खुद एक म्यूकस को रिलीज करेगा, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई गैस्ट्रिक सिक्रेशन है ना, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन अगर हम लोग ये जो कहता है कोट स्टमक सरफेस बाई जो है, जो स्टमक सरफेस सेल है उसका जो कोट लगभग कहते हैं 1 mm थिक है, लगभग कितना, ये जो थिकनेस है ना, ये जैसे मान लो ये जो तुमको थिकनेस दिख रहा है ना, ये पूरा कोट है। ग्लैंड तो यहाँ से ना, जैसे यहाँ देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ग्लैंड, लेकिन यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये ऊपर का जो थिकनेस लेयर है, ये मान लो ग्लैंड इधर चला गया तो ये जो थिकनेस दिख रहा है तो वो म्यूकस, इसके अलावा जो बाकी सेल है ना ये सब क्या म्यूकस का है, तो वो लगभग 1 mm थिक देखने को मिलता है, 1 mm थिक जेल लाइक विस्कस म्यूकस, यानी कि इसके सिक्रेशन से एक लगभग 1 mm का एक थिकनेस क्रिएट होता है म्यूकस का, जो लगभग हम लोग देखें जेल लाइक मटेरियल होता है। अब ये 1 mm थिकनेस बहुत बड़ा स्पेशल रोल प्ले करता है, और बेसिकली म्यूकस इज अल्कलाइन, ये जो सरफेस म्यूकस है वो कंप्लीट कैसा नेचर का, अल्कलाइन नेचर का, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिडिक, है ना, प्रोटियोलाइटिक स्टमक सिक्रेशन। अब देखो 2-3 चीजें, पहला सवाल ये है कि हम ये पढ़ा, तुम्हें बताया कि स्टमक रिलीज करती है किसको, पेप्सिनोजन डाइजेस्टिव में, तो अभी तक देखा एक सिर्फ डाइजेशन किस हार्मोन को, मतलब किस फूड स्टफ का होगा, प्रोटीन का। अब देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिनोजन चाहिए, लेकिन पेप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स, ये एक्टिव नहीं होता, ये जैसे एचसीएल में आता है उसको इन्वायरमेंट में मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, किस में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन है एक्टिव फॉर्म। अब पहला सवाल मेरा ये है कि जो म्यूकस लेयर है वो भी किसका बना हुआ है, म्यूकस लेयर जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, जो अभी जैसे पता है ना म्यूकस जो बोला ना कि इनर सर्कुलर म्यूकस है, एक सरफेस म्यूकल सेल, तो सेल पूरा प्रोटीनस स्ट्रक्चर, सेल क्या है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर, तो वो भी प्रोटीन है और पेप्सिन भी एक प्रोटीन है, तो क्या पेप्सिन उस प्रोटीन को क्यों नहीं डाइजेस्ट करती है, पहला तो दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 1 mm थिक लेयर ऑफ द म्यूकस, फर्स्ट थिंग्स, एंड अनदर थिंग इज दैट कि एचसीएल एक ऐसा वहां पर क्या कहते हैं एंजाइम कह लो या सिक्रेशन में, गैस्ट्रिक सिक्रेशन इतने हार्ड एसिड है कि वो अगर नॉर्मली तुम्हारे स्किन पे रखा जाए तो स्किन को बर्न करा देगा, लेकिन क्या स्टमक जो है वो स्टमक के वॉल को क्यों नहीं बर्न कर रहा है, म्यूकस कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, अल्कलाइन क्यों है म्यूकस, अल्कलाइन क्यों, ये कॉमन है ना, समझ ये चीज आ रही है कि स्टमक का जो वॉल है, स्टमक का जो इनर मोस्ट वॉल है, ये ऑलरेडी दिस म्यूकस लेयर, म्यूकस सेल्स कुछ भी कह सकते हो, है ना, बट एचसीएल जब इसके अंदर आ रहा है, वही एचसीएल अगर इधर मैं कंटिन्यू कर दूं स्ट्रक्चर्स को, मान लो ये ड्यूडेनम है यहाँ के बाद, और यहाँ भी म्यूकस का लेयर होता है, ड्यूडेनम में भी होता है ना जी, है ना, और तो एचसीएल जो यहाँ पर है, ये एचसीएल इट कैन डैमेज टू दिस म्यूकोजल सेल्स, कर सकता है, इसके पास इतनी पोटेंशियल ये कर सकता है, बट यहाँ पर नहीं कर रहा है, बट यही एचसीएल अगर यहाँ आ जाएगा तो डैमेज कर देगा, गारंटेड इतना डैमेज करेगा इसको परफोरेट कर देगा और छेद हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये स्टमक में नहीं हो रहा, तो एक रीजन है कि सर ये जो इसके ये जो ऊपर से निकालता है म्यूकस, ये म्यूकस है वो क्या है, वो 1 mm का थिकनेस है सेल के ऊपर, वो है अल्कलाइन, ठीक है, क्यों है अल्कलाइन, बिकॉज इज दैट, आगे देखो दिस म्यूकस जो सिक्रेट करता है ना उसमें बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बाइकार्बोनेट्स जो है उसका कंसेप्ट, बाइकार्बोनेट क्या अल्कलाइंस बेस बनाता है ना, किसी भी सॉल्यूशंस में अगर बाइकार्बोनेट्स का कंसंट्रेशन, बेसिक केमिस्ट्री पढ़े हुए तुम लोग, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो क्या बनाता है H+, अगर किसी सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो वो क्या एसिडिक बनाता है, वैसे ही बाइकार्ब जो अगर तुमको बनाएगा तो बाइकार्ब क्या करता है, उसको बेस की तरफ ले चलता है और बेसिक नेचर्स का उसको बनाना स्टार्ट कर देता है, तो बेसिकली HCO3- के फॉर्म में होता है जनरली, तो अब तो
यहाँ का जो म्यूकस है ना, जो म्यूकस रिलीज करता है उसमें बाइकार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई दिस म्यूकस इज अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर। अब HCl और बाइकार्ब दोनों अगर आता तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। अब मान लो HCl खूब तेजी से आ रहा है कि इसको डैमेज करेंगे, लेकिन इसको कौन मिल जा रहा है, तो वो एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर देता है और एक्शन इसका इसके म्यूकस पे नहीं होगा। सेम एज ये HCl अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के म्यूकस में उतने कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्ब नहीं है, तो वो क्या होगा कि यहाँ नहीं है तो यहाँ के म्यूकस को क्या करेगा, डैमेज कर दे। तो नेचर ने, और यह होना भी जरूरी था इतना, अगर HCl अगर नहीं होगा, HCl अगर नहीं होगा तो स्टमक में समझ लो कि प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HCl की वजह से ही क्या हो रहा है, जो प्रोटीन का एंजाइम है मतलब फेवरेबल कंडीशंस, उसके लिए वही फेवरेबल कंडीशंस, और उस फेवरेबल कंडीशन में ही वो क्या होता है, अपने आपस में एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है ना। हाँ रिस्टार्ट कर देना अगर बंद हो तो, ठीक है। पता नहीं किसी को जी, किसको आता कैमरा चलाना जी, हाँ इधर आके बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। तो HCl अगर हम लोग बता रहे थे कि प्रोटीन तभी काम, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम तभी काम करेगा जब HCl उसको क्या करेगा, मिलेगा प्रॉपर, ये सर। तो ये एक बेसिक थिंग्स आपको पता रहना चाहिए चीजें। हम अब एक एक करके आगे आते हैं पॉइंट्स को लेकर के। पाइलोरी ग्लैंड्स हो गए, सरफेस दिस। अब यहाँ पे देख सेल वगैरह कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक। अब एक कॉम्पोजिशन दूसरा ना कि भाई गैस्ट्रिक सिक्रेशन या गैस्ट्रिक जूस में है क्या, तो ऑलरेडी हमने बताया वही सब चीज़ होगा। पहला तो हम लोग देखते हैं वाटर 95 एंड 99 सम बुक्स एंड अदर, तो बहुत हाई कंसंट्रेशन पे क्या देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। और उसके बाद सॉल्यूट्स देखने को मिलता है, वो इनऑर्गेनिक एनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या HCl NaCl यानी कि पोटाशियम्स है ना, सोडियम्स है, और ये तुम्हारा बाइकार्ब्स देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये म्यूकस, कौन म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, सरफेस म्यूकस सेल रिलीज करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या एंजाइम्स आएगा, तो पेप्सिन है, यानी कि पेप्सिनोजेन कह लो या पेप्सिन कह लो। पेप्सिन मतलब एक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन मतलब इनएक्टिव फॉर्म। और गैस्ट्रिक लाइपेज ये बहुत मिनिमम है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पे भी नहीं है, बट माइनर है इसलिए देखते। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, जिलाटिनेज बेसिकली और भी रिलीज होता है, ये भी बहुत माइनर। तो मेजर थिंग इज द पेप्सिन होगा, आगे हम बात करेंगे इस चीज़ का। तो ये दो नहीं भी याद, लेकिन पेप्सिन स्टमक में आपको नहीं भूलना है, ये एकदम मैंडेटरीज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल है, ये भी बहुत मैंडेटरी, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। ये इसके क्या सिक्रेशन से लगभग क्या अमाउंट की बात करें तो 1 पॉइंट से लेकर के 2 लीटर अराउंड पर डे का सिक्रेशन है, समझ लो, है ना, आपके स्टमक में होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मैकेनिज्म ऑफ HCl का सिक्रेशन कैसे होता है, क्योंकि HCl का सिक्रेशन को अगर सब लोग घर में ये खा रहे हो, पेंटोप्राजोल का नाम सुने हो, पेंटोप्राजोल कहाँ काम करता है, यही काम करता है। आज तुम समझ जाओगे कि इसलिए पेंटोप्राजोल को क्या बोला गया। पेंटोप्राजोल जब फार्मेसी पढ़ोगे, फार्मा पढ़ोगे, तो वहाँ के किस ग्रुप में रखा गया, PPI इनिबिटर में रखा गया, प्रोटोन पंप इनिबिटर ड्रग्स, है ना। तो क्या है प्रोटोन किसको बोलते हैं, या प्रोटोन H+ से प्रोटोन, पता कि नहीं है, कहाँ घूम रहे तुम लोग जी, हाँ। मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रेशन, तो कह रहा है जो पैराइटल सेल है सिक्रेट्स अ एसिड सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट द 160 मिलीमोल पर लीटर ऑफ HCl, है ना। जो कह रहा है जो पैराइटल सेल जो है वो क्या कर रहा है, HCl को सिक्रेट्स करता है ना, एक एसिडिक सॉल्यूशन को सिक्रेट्स करता है। लगभग उसकी मोलिटी देखते कितना होता है, तो 160 मिलीमोल्स पर लीटर के हिसाब से होता है वो, चलो ठीक है। पीएच जो होगा एसिड का 0.8, सोच लो कितना खतरनाक पीएच है, 0.8 एट फर्स्ट मतलब जब वो निकलेगा, एट फर्स्ट जब वो सिक्रेट हुआ पैराइटल से, तो ये होगा, नहीं करेगा, म्यूकस नेक्स्ट सेल्स आल्सो प्रोटेक्ट दिस सिक्रेशंस। और गैस्ट्रिक पिट है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज अ ड्रॉप इनसाइड ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो। म्यूकस को क्या कहते हैं कि ये इसलिए नहीं होते, और ये वहां पर जो म्यूकस नेक्स्ट सेल्स है, म्यूकस नेक्स्ट सेल उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, और उसके न्यूट्रलिटी को कम, उस म्यूकस नेक्स्ट सेल के पास बाइकार्ब सिर्फ सरफेस के पास ही नहीं है, तो उसके साथ वो क्या करता है कि उसको इसलिए कह रहा है कि जब एट फर्स्ट जब वो रिलीज हो रहा एज अ टाइम, तो वो HCl इतने ये चीज होता है। H+ कंटेन दिस पीएच, लगभग हम लोग देखते हैं जो H+ से कंटेन 3 मिलियन टाइम
टाइम्स मोर देन द बिस्मोर मोर देन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड के पीएच से 3 मिलियन ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन कह सकते हो H प्लस का कंसंट्रेशन एट दिस पीएच, इस पीएच पे, यानी ब्लड का पीएच तो 7 समथिंग है, 3 मिलियन ज़्यादा, मतलब कंपेयर भी कर नहीं सकते इस चीज़ को, ठीक है। अबाउट 1500 कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड पर लीटर ऑफ द गैस्ट्रिक, यानी 1 लीटर आपको गैस्ट्रिक सिक्रेशन होगा तो लगभग कितना कैलोरी की जरूरत होगी, यानी कि इसका मतलब 1500 कैलोरी बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है ये 1500 कैलोरी, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि काम कौन कर रहा है इसके लिए, प्रोटोन पंप, यानी कि सोडियम पोटासियम एटीपेज यहाँ पे काम कर रहा है। और जहाँ पर एटीपेज पंप बेसिकली जहाँ काम करता है, बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी का खपत वहीं पे होता है ना। अब यहाँ देखते हैं, द मेन डायरेक्टिंग फोर्स इज द प्रोटीन्स है ना, सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटासियम हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज, सोडियम पोटासियम एटीपेज बोले तो वो गर्भ हो जाएगा, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज। एटीपेज पंप जो भी होगा वो हाईली बेसिकली कंज्यूम करेगा आपके एटीपी को, चाहे वो सोडियम पोटासियम हो चाहे वो हाइड्रोजन पोटासियम पंप हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये स्टेप्स है, फॉर वैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर देखा गया कि आपका ये सेल है, कैसा सेल है, पैराइटल सेल है। एसिल कैसे निकलता है, पैराइटल सेल में क्या हो रहा है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब जैसे एक पैराइटल सेल है फिर दूसरा पैराइटल सेल, ये बगल में क्या होगा, फ्लूइड हो। अब इस बगल के फ्लूइड से कहा यह जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाता है, और सेल है तो नॉर्मल किसी भी सेल के अंदर वाटर तो होगा ना भाई, हम लोग को पढ़ते साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, पानी तो ऑलरेडी सेल के अंदर, उसको कहाँ से आ रहा नहीं सर, ये कंफ्यूजन नहीं होना। सेल के अंदर कोई पूछे कि वाटर है, वो कहाँ से है, इसके लिए पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा चीज, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मेरे ख्याल से पूछने की कोई जरूरत, तो सेल खुद ही क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा, तो वेस्ट निकाल रहा हो, या बाहर से भी आ सकता है, हाई कंसंट्रेशन होगा। खैर चलो, यह मान लो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर खुद प्रोडक्शन हो सकता है, या मान लो बाहर से आ सकता है, दोनों। H2 तो बराबर में होगा, तो H2 जो है ये स्प्लिट आउट होता है, ब्रेक होता है, और ये H2 ब्रेक होकर के क्या बनेगा, H+ बनेगा और OH- बना देगा, ठीक है। अब H+ जो है वो अभी यहाँ पर छोड़ दो तुम, यहाँ जो CO2 के साथ OH मिल करके ये क्या बनाएगा, बाइकार्ब बनाएगा, और बाइकार्ब निकल जाएगा क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर में क्या निकल जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर एक जो पंप कह लो या चैनल कह लो, जो पंप नहीं है चैनल है बेसिकली, है ना, हाँ, क्लोराइड शिफ्टिंग है, तो यहाँ पर ये क्लोराइड शिफ्टिंग जो हो रहा है, साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो क्लोरीन है Cl- वो कहाँ कर रहा है, सेल के अंदर आ गया। अब मान लो ये OH तो निकल के आ गया इसके साथ फ्यूज होकर के, लेकिन अभी H+ क्या था, H+ प्रोटोन बचा, कंटिन्यू अगर ये पास होगा तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। अब देखो H+ का कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाएगा तो क्लोरीन जो है जब इसके साथ आएगा, तो क्लोरीन जब मिलेगा H से तो क्या बनेगा, HCl। तो कैसे बन रहा है, तो HCl मतलब कि सॉरी जो H+ है वो वाटर के डिस्प्यूट से, वाटर को ब्रेक होने से उसको मिल रहा है, और क्लोरीन शिफ्टिंग की वजह से क्लोरीन आ रहा है, और दोनों आपस में फ्यूज हो जा रहा है, और यहाँ पर ये चैनल देखो लगा हुआ। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली अगर एक चीज को देखो, यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ आ गया, अब यहाँ हम खैर फ्यूज करा दिए। अब यहाँ पर जो लगा हुआ है तुम कर रहा हाइड्रोजन और पोटाशियम पंप लगा हुआ, ये क्या कर रहा है, न्यूमन ऑफ कैलकुलस, सेल के अंदर नहीं बन रहा, देखो एसिल सेल के अंदर नहीं बन रहा है, सेल के बाहर आगे बनेगा। ये क्या किया, एटीपेज पंप पे प्रोटोन को यहां से निकाल दिया, प्रोटोन बाहर आ गया। अब ये साथ साथ पोटाशियम को क्या करेगा, अंदर कर दिया। अब ध्यान दो, ये जो HCl से यहाँ पर आया क्लोरीन जो बेसिकली आया, अब यहाँ पे एक है, उसी तरह इधर भी क्या कर दो, यहाँ पर तुमको सोडियम पोटाशियम पंप है, एक पंप इधर भी है, तो सोडियम ये क्या करेगा, यहाँ से निकाला, सोडियम वगैरह ल्यूमेन से थोड़ा बहुत आता रहता तो इधर से निकल जाएगा। अब मेजर थिंग तो क्लोरीन जब सेल में आया तो कहा गया, वो सिंपल इधर से आएगा और इधर से निकल जा रहा है, देख लो इधर से आ रहा है, इधर ल्यूमेन में आ जा रहा है, क्लोरीन इधर से आएगा और कहाँ निकलेगा, ल्यूमेन साइड में आ जाएगा। और H+ जब यहाँ मिला, और इस ल्यूमेन में जब यही H+ और क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा, और ये बना देगा क्या, तो HCl का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ल्यूमेन में हो रहा है, ग्लैंड्स के सेल के बाहर, तो ग्लैंड के बाहर कैसे हुआ, तो ग्लैंड के बाहर। अब तुम ये देखो, हम लोग जो कहते हैं ना कि जैसे किसी को एक बहुत इस मैकेनिज्म को समझ गया, तुम अभी पेंटोप्राजोल खाते हैं, क्या काम करता है, दोनों। पहली बात जो हम लोग कहते हैं ना, पेंटोप्राजोल खाने का जो रीजन है, पेंटोप्राजोल खाते हैं हम लोग, वो किस लिए खाते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए। एसिडिटी क्या है, HCl है, HCl को कम करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं खाली पेट में खाइए पेंटोप्राजोल, वो उसका एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि उसका बायोबिलिटी अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। खैर चलो,
लेकिन अगर किसी को खूब गैस बनाओ, बहुत तेज एकदम गैस से पेट फूल गया, उसको तुरंत पेंटोप्राजोल खिलाओ, कोई फायदा क्यों नहीं होगा? खाली पेट फायदा करेगा? हम कहाँ मतलब खा पी के सोया हुआ है। मान लो खाली पेट खूब तेजी से गैस बना हुआ है, एकदम डेकार्ड पे डेकार्ड हो रहा है, अब तुमको दिमाग लगाओ। पीपीआई इज अ वर्क ऑन द क्या कहता है, हाइड्रोजन पोटाशियम्स पंप पे करता है। उसका काम होता है इसको रोक देना, ये H+ को बाहर आने ही नहीं देता है। H+ रहेगा तो क्लोरीन अकेला कहाँ से सेल बनाएगा? तो जो पेंटोप्राजोल है, जैसे पीपीआई है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर उसको बोलते हैं, एक तरह का प्रोटोन पंप है ना, ये निकाल के दिए जा रहा है। तो वो काम क्या करते हैं कि वो आपकी गैस, आपके समझने की भाषा में समझ, गैस को बनने नहीं देता, बने हुए गैस को कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो सिर्फ बने हुए गैस के लिए हम लोग बोलते हैं डाइजिन खाओ, डाइजिन खाओगे तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजिन लोगे तो जो अभी जो बना हुआ गैस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन नहीं बने उसके लिए आपको पेंटॉप खाने की जरूरत होती है। पेंटॉप स्टॉप द फॉर्म, अब स्टॉप मतलब जीरो नहीं कर देता, कम करता है ना। अब नहीं बनेगा तो फिर एसिड लेगा तो फिर डाइजेशन कहाँ जाएगा? तो जो एक्सेसिव है, जैसे जिसको हाईली एसिडिटी हो रहा है, मतलब क्या एक्सेसिव बन रहा है, तो वो जो ड्रग हम लोग लेते हैं पेंटोप्राजोल, वो आकर के इसी को इनहिबिट करता है, इस पंप को ही काम करने से रोक देता है। अब कुछ भी बनाओ, कितना बनाओ, कितनों तोड़फाड़ करो, अंदर ही रहोगे, बाहर प्रोटोन आएगा ही नहीं, बाहर प्रोटोन नहीं आएगा तो एचसीएल बनेगा ही नहीं। एचसीएल नहीं बनेगा तो आपको आराम से गैस मतलब की जो फीलिंग होती है वो आपको नहीं होती है, धीरे है ना, कम होता है, बंद नहीं करता है बालों, इसका प्रोटोन के एक्शन को इनहिबिट करके कम करता है। खैर चलो, अब एचसीएल आटा कंसंट्रेशन बेसिकली क्या रहा, लगभग कंसंट्रेशन 150 से 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है ना। गैस्ट्रिक में थोड़ा बहुत केसीएल बनता है, पोटेशियम क्लोरीन में बनता है, लेकिन बहुत लेस बेसिकली। अंदर तुमको दिख रहा है 150 का 15 आ गया है ना, तो अंदर दिख रहा है मिली इक्विवेलेंट है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड्स भी है, लेकिन ये सब कुछ इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, मेजर रोल इज एचसीएल, आपको सिर्फ याद है। लेकिन हाँ, साथ साथ याद रखने के लिए आपको कभी आ जाए कि भाई गैस्ट्रिक सिक्रेशन में का केसीएल भी होता है, लेकिन लेस अमाउंट में होता है, 15 से लेकर के 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास में देखने। तो लिख लेना, एचसीएल इज अ फॉर्मेट एट द विलस लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द कैनिकुलस और इनसाइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द कैनिकुलस। अच्छा, ये सेल अभी तुम्हें यहाँ पे सेल थोड़ा इसमें बना दिया आसान। सो एक्चुअली क्या होता है, जो ल्यूमेन साइड वाला सेल होता है ना, उस ल्यूमेन साइड वाला सेल में ऐसे होता है, जो सेल हुआ मान लो पेराइटल सेल होगा, तो ल्यूमेन की तरफ इस तरह का प्रोजेक्शन निकला, विलाई टाइप का प्रोजेक्शन निकला, इसलिए वो इस चीज को यहाँ पे लिख रहा है कि उस चीज को देखने के लिए ना। तो ये कह रहा है कि क्या ना, देखो अंदर भी तुम ऐसे भी सेल के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगा। तो एचसीएल क्या फॉर्मेट एट द विलस लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द कैनिकुलस, जो कैनिकुलस के अंदर में देख रहा है, एंड इट इज द ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कैनिकुलाई टू द सेक्रेटरी एंड ऑफ द सेल, यानी सेल के एंड तक वो कैनिकुलर स्ट्रक्चर से होकर के निकलता है। तो ये होगा कि एचसीएल का सिक्रेशंस कैसे होता है। नेक्स्ट इज दैट कि भाई रेगुलेशंस कैसे होता है, कि अब हमने पढ़ लिया कि एचसीएल का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें सबसे पहले देखने की जरूरत होगी, एचसीएल का सिक्रेशन तो हो रहा है, होने के बाद अब ये कैसे रेगुलेट करेगा, मतलब कि जैसे क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीजें हैं जो आकर के एसिड को, एचसीएल को सिक्रेट कराता है। तो जिसमें हम एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे, गैस्ट्रीन अभी मैं बात किया उसका होगा, हिस्टामिन है, ये भी रोल प्ले करता है सिक्रेशन रेगुलेशंस में, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी